हर किसी का सपना होता है सरकारी इंजीनियर बनने का, और वैसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, बट उसके अंदर जो बल्क में वैकेंसीज आती है वो आती है इंडियन रेलवेज में। तो इंडियन रेलवेज में एग्जाम होता है जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाता है, एज ए जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, जिसमें सेलेक्ट होने के बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स मिलती है। अब बात आती है कि एग्जाम तक का प्रोसीजर आप सभी को पता है कि कैसे सेलेक्ट होना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे पेपर पैटर्न रहता है, वो आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं कि आप एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो गए, उसके बाद में आप लोग उसके डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करते हो, उसमें जाने के बाद में आपका वर्क कल्चर क्या रहेगा, आपके प्रमोशन किस तरीके से होंगे, आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो, आपका ऑन साइट वर्क क्या है, आपका ऑफ साइट वर्क क्या है, आपको ऑफिस वर्क मिलेगा, आपको साइट पे जाना होगा, ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है आज अंकुर त्यागी सर, और एक और स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं आज ही हमारे साथ, जो आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि रेलवे में वर्क कैसे होता है। क्यों त्यागी सर? थैंक यू सर। जैसा शुभम सर ने अभी बताया, इसी में एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ कि अभी तक सर बच्चों ने ये एक्सपीरियंस लिया है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आपको पहले से देते आए हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा फील्ड में, एक्चुअल में जो फील्ड में होता है सर, जो एक रेलवे इंजीनियर जो वर्क करता है या जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ जैसा अभी आपने डिस्कस किया कि आज हम लोग एक आईएएस ऑफिसर के साथ में जो है एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी क्वेरी आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसा आपके प्रमोशन स्कोप क्या है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप जो वर्क करते हो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप वर्क करोगे, उससे अलग ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में कि जो अभी तक जिन इंफॉर्मेशन से आप बचे हुए थे या जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं था, तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। आज आपको हम लोग कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे, एक्चुअल में फील्ड में कैसा वर्क होता है सर उस पर भी बात करेंगे, उसके साथ में जो रेलवे ऑफिसर्स हैं उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कराएंगे, जैसा शुभम सर ने बताया। तो ओवरऑल बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, आप लास्ट तक बने रहिए। तो आइए चलते हैं आईएएस सौरभ सर से मिलने इंडियन रेलवेज के ऑफिसर रेस्ट हाउस में। तो दोस्तों, आंखों में अरमान बसा ही लिया है और मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, और ठान लिया तो ठान लिया। हर एक बच्चे का सपना होता है जूनियर इंजीनियर बनने का, और उस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या ट्रबल्स आते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन सब की जानकारी के लिए आज हम आए हैं सौरभ सिंह सर के पास। और सौरभ सिंह सर एक आईएएस ऑफिसर हैं और वो 3 बार आईएएस क्वालिफाइड हैं। उसके बाद मोर देन 8 इयर्स अपना रेलवे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग सर्विस का अपना टाइम पीरियड रहा है सर का। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज सौरभ सर के कुछ सजेशंस होंगे, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हेलो सौरभ सर। थैंक यू सर। सर कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के लिए, जो आपके माध्यम से बच्चों तक कुछ जानकारियां पहुंचाएंगे हम लोग, और वो बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली हैं। जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसके माइंड में ये रहता है मैं कौन सा डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा, और कैसा मेरा वर्क कल्चर रहेगा, क्या रहेगा, बहुत सारे क्वेरीज रहती हैं। तो उन सब के लिए आज थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सर अगर हम बात करते हैं रेलवे में, जब जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट होने के बाद अगर बच्चा ज्वाइन करता है आरआरबी जेई के थ्रू, एग्जाम क्वालिफाई करता है, एक जूनियर इंजीनियर बनता है रेलवे डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद उसको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जिसमें उसको अपना वर्क आगे कंटिन्यू करना होता है?
अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें सर, तो रेलवे में कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ओवरऑल कोऑर्डिनेशन से रेलवेज काम करती है। स्पेसिफिकली मेंशन करें तो हमारा एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें ब्रिज होगा, पीवे होगा, कंस्ट्रक्शन होगा और प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही मेरी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट मिलके मैन्युफैक्चरिंग या जो मेरे कोचेस बनने हैं, डिब्बे बनने हैं, इनका काम करती हैं। इसके अलावा ट्रैक मशीन का डिपार्टमेंट होता है, कैरेज एंड वैगन का डिपार्टमेंट होता है, डीजल सेट्स होते हैं, पावर शेड, डीजल शेड होंगे, पावर शेड होंगे, ईएमयू होगा और बहुत सारे मेरे जनरल सर्विसेज होती हैं। जनरल सर्विसेज जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड हो सकती हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो रेलवे की हैं, टिकटिंग है और रिजर्वेशन है, इनसे रिलेटेड हो सकती है। तो ये अपना इंजीनियरिंग पार्ट से अलग है। ये इंजीनियरिंग पार्ट से अलग होता है। तो अगर इंजीनियरिंग पार्ट में देखें तो अपना ये वर्कशॉप आपने बताया जी, और अपना वैगन हो गया, पीवे हो गया, ब्रिज हो गया जी। तो सर अगर बात करें तो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट के बारे में बच्चों को थोड़ा थोड़ा एक बार जानकारी अगर जो है मिल जाए तो आप बताइएगा। इंजीनियरिंग के सेक्टर में अगर हम बात करें तो बेसिकली रेलवे में 4 डिपार्टमेंट हैं जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो सिविल इंजीनियर्स का है, जिसको जनरली रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिनोट करते हैं। तो इसमें इसके अंदर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पीवे से रिलेटेड वर्क होते हैं जिसे हम परमानेंट वे बोलते हैं, जिसपे आपका जो ट्रैक्स आते हैं और ट्रेन चलती हैं। फिर इसके बाद आपका वर्क से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, ब्रिज से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। जो भी ब्रिजेस आप देखते हैं रेलवे बनाती है कहीं नदी या नालों के ऊपर, वो सारे ब्रिज डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। फिर इसके साथ कंस्ट्रक्शन यूनिट्स भी होती हैं हर जोन में। उसमें भी मेरे कंस्ट्रक्शन के लिए जो जेई की ज़रूरत है या एई की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, तो वो सारा इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, प्लस ऑपरेशन एंड फ्रेट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इसके लिए जो इंजीनियर्स चाहिए या जो जिनका ये फील्ड है जिस एक्सपर्टाइज का, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स का रहता है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड प्रोडक्शन यूनिट्स में भी होती है। प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप, रेलवेज की कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और वर्कशॉप हैं जिनमें हम या तो कोचेस बना रहे हैं, या तो हम वैगन बना रहे हैं, या इंजन्स बना रहे हैं। जैसे आपने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का नाम सुना होगा, तो वो स्पेसिफिकली लोकोमोटिव बना रहा है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर्स का रूप आता है। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करते हैं। जब हम डीजल ऑपरेटेड लोकोमोटिव की बात करते हैं तो उसमें मेन रोल मैकेनिकल इंजीनियर का आता है। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होते हैं या एक ही जगह होता है? जी सर, ये दोनों अलग अलग जगह इनकी यूनिट्स हैं। तो कहीं पे हमारी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स की यूनिट है, कहीं कहीं पे मेरी डीजल लोकोमोटिव्स की यूनिट है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम जो एक रेलवे का डिपार्टमेंट है, जो बहुत सेफ्टी से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसमें जो भी मेरा सिग्नलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड जो एसेट्स हैं, क्योंकि रेलवे का एक खुद का नेटवर्क है जिसको वो यूज़ करता है फॉर द ट्रांसमिशन। रेलवे इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर नेटवर्क। की आप किसी भी मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो उसके लिए हम डेडिकेटेड रेलवे का खुद का एक नेटवर्क है, रेल नेट जिसे हम बोलते हैं। और वो अपना जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से जो इंजीनियर्स आते हैं उनके लिए ये सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, मतलब ट्रेन अब आना है या लेट है, ये सब सिग्नलिंग, ये सारा सिग्नलिंग में आता है। सिग्नल कब, जब मेरा ट्रेन अप्रोच होना है तो उसको सिग्नल रेड देना है, ग्रीन देना है, उसको कब येलो करना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे देखते हैं। और सर जैसे पीवे बहुत कॉमन रहता है क्योंकि पूरा ट्रैक का काम ज्यादा रहता है, तो अगर पीवे की बात करें, जैसे हम सिलेबस में पढ़ते हैं, पीवे वहां पर एक यूनिट है जी, ठीक है। अब हम बात करें कि स्टूडेंट पीवे यूनिट पढ़ता है, पूरा एक सिलेबस पढ़ता है पीवे का, परमानेंट वे। अब यहाँ पर पीवे पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया अलग। जी जी। तो उस थ्योरेटिकल पार्ट का अगर यहाँ से कुछ रिलेशन देखें तो लगभग कितना रहता है? अगर आप सर
प्रैक्टिकल नॉलेज को यहाँ देखेंगे कि रेलवे में जो जी। फील्ड में काम हो रहा है या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट की हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे फील्ड में जो काम हो रहा है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल आपने पढ़ा है, तो लगभग जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जी। जो बेसिक चीज़ें हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी है, इस तरह से डिज़ाइन होनी है, ये पैरामीटर कंसीडर करने हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। उनमें कोई चीज बट वर्किंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जो थ्योरेटिकली हमें नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वो आप तब तक फील नहीं कर पाएंगे जब तक आप फील्ड पे नहीं होंगे और आपको पता नहीं होगा। तो अगर आप कहें तो थ्योरेटिकली जो आपने पढ़ा है वो सारा ही सारा यहाँ यूज़ होना है, बट वो लगभग 10% से ज़्यादा नहीं होगा जो आपको फील्ड में काम करना है। क्योंकि फील्ड में आपका मेन चैलेंज ये नहीं है कि आपने थ्योरी में पढ़ा क्या है, फील्ड में मेन चैलेंज ये है कि प्रैक्टिकली जो कंस्ट्रेंट अवेलेबल है उसके साथ आप उस काम को कैसे करते हो। बिल्कुल, मान लिया कहीं पे स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं जी, है, जी, कहीं पे इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, जी। लेबर नहीं है, जी, तो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन के चलते हुए तो बच्चों यहाँ से एक पॉइंट तो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया है कि जो भी फंडामेंटल आप पढ़ के आते हैं या जो भी अपना सिलेबस में पढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं पूरे तरीके से यूज होता है। वो यूज कैसे करना है वो फील्ड पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आप पढ़िए और वो सिलेबस यूज होता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ही आप चीजें सीखते हैं। सर जैसे बेलास्ट की बात कर लें जी, तो जी। परमानेंट वे में हम लोग बेलास्ट हो गया सर, स्लीपर डेंसिटी हो गया, जी, जी। तो ये जो आप पढ़ते हैं सर पूरा वही यूज होता है। हाँ बिल्कुल, जो आप पढ़ते हैं कि हमने बालास्ट है उसको रीयूज कर सकते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, वो फाउल हो जाएगा समय के साथ, गंदा बिल्कुल। हो जाएगा, तो वो सारा प्रोसेस हम यहाँ करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं और उसका कोडल प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हैं कि कितना एक टाइम पीरियड है, कब हमें रिन्यू करना है। इनफैक्ट जो बालास्ट की जो टेस्टिंग है, जो आपने जनरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में पढ़ते हैं कि मेरा बालास्ट में एग्रीगेट के मेरे कुछ टेस्ट हैं, एलोंगेशन टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, एब्रेजन टेस्ट है, बिल्कुल। तो ये सारे हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद जो उन क्वालिटीज़ को, पैरामीटर्स को फुलफिल करता है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब सिलेबस से बच्चों आपको फाउंडेशन मिल जाता है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में फिर फील्ड में ही आएगा, उसमें फील्ड में आने के बाद ही सर प्रैक्टिस में आएगा, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो जब भी आप रेलवे की अगर हम बात करें स्पेशली, सर रेलवे डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको जो भी सिलेबस पढ़ना है रेलवे शुभम सर ही पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, और बहुत मजेदार आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपके बहुत ही फेवरेट सर हैं। तो जो भी सर डिस्कस आपके साथ करते हैं उसको बहुत इफेक्टिवली पढ़ो बेटा, ये आगे भी यूज होना है। और ये आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी सर रेलवे डिपार्टमेंट में एक IAS ऑफिसर हैं, तो कितना इसका इंपॉर्टेंस है वो सर ने ही आपको बताया है। अच्छे तरीके से पढ़िए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सर से करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। सर एक तो डिपार्टमेंट की जैसे बात होगी कि पीवे, एक थोड़ा सा अगर हम इसी में एक 2 मिनट जो है हम लोग चाहें कि बच्चे को इसकी जानकारी हो, जैसे पीवे के अंदर क्या होगा। पीवे डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी आपका रेलवे का रनिंग ऑपरेशन है जिसमें ट्रेनें चल रही हैं, उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, उसका डे टू डे टेक केयर करना, वो पीवे इंजीनियर्स का काम है। तो मतलब बच्चा जब सेलेक्ट होके आएगा तो या तो वो पीवे डिपार्टमेंट में जाएगा या ब्रिज में जाएगा यस, या फिर वैगन में जाएगा, जी जी। मतलब वो स्टार्ट में ही स्पेसिफाइड हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि उसने अपनी चॉइसेस किस तरह से फिल की हुई हैं। ओके, उन चॉइसेस के बेसिस पे उसको अलॉट होगा, जो भी प्रोसीजर सेट करेगी आरआरबी या आरआरसी, उस प्रोसीजर के बेसिस पे उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा कि मुझे पीवे में जाना है या मुझे ब्रिज में जाना है या ड्राइंग या डिज़ाइन में जाना है। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि चॉइस क्या है। ठीक है। अच्छा सर, अगर बात करें कि जैसे रेलवे में आपका 8+ ईयर का अपना एक्सपीरियंस रहा है, फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, तो बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो अभी एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सपना देखा है रेलवे में जो है सर्विस करने का, एज एन जूनियर इंजीनियर, एज एन असिस्टेंट इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करें तो लगभग आज की डेट में लगभग 12 लाख के आसपास रेलवे में एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेलवे पे कर रहा है, और लगभग 13-14 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रेलवे पे कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 25 से 26 लाख लोग हैं
जिनका रेलवे पर मतलब सैलरी रेलवे पे कर रहा है। पे कर रहा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और शायद विश्व में भी इतना बल्कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और पुराना भी बहुत है, क्योंकि रेलवे सिस्टम बहुत पुराना है, रेलवे लाइंस बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो यहाँ पे एक सिस्टम है हर चीज़ का, हर चीज़ के लिए हमने रूल सेट किए हुए हैं, गाइडलाइंस निकाली हुई हैं मिनिस्ट्री ने, आरडीएसओ ने, या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो उसका एक रीज़न है कि हमने गाइडलाइंस क्यों निकाली हैं और हम उसके अंतर्गत काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बेसिकली पैसेंजर सेफ्टी को हमारा पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। तो चूंकि पैसेंजर सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें हमारे यहाँ ऑपरेट होती हैं, उनसे रिलेटेड काम है, इसलिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस में रहता तो है। मतलब बच्चों, अगर आपको रेलवे डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपको पंक्चुअल भी होना पड़ेगा और एक डेडिकेशन आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ही नहीं रखना पड़ेगा, एग्जाम के बाद भी सर एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। हाँ, रेलवे में डेडिकेशन बहुत जरूरी है। चाहिए। डेडिकेशन एंड लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके अंदर होगा तो आप बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे और दूसरों से डिफरेंट होंगे उस कारण से। और वर्किंग, जैसा कि सर ने भी डिस्कस किया था कि वर्किंग 24/7 की ही रहती है, उसमें आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। बिल्कुल सर, जब रेलवे की जॉब की बात आती है तो अक्सर बस यही बात होती है सबके माइंड में, 24/7। बिल्कुल। अब वो 24/7 पर जैसा आप बता ही रहे हैं, और हमें भी जैसे सर के पास आए हैं तो एंगेजमेंट सर हमें भी समझ में आया है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को इस तरीके से जरूर देख सकते हैं कि सर उतना ही ज्यादा सीखने को भी मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि वो एक जगह है कि आप एंगेज रहेंगे, बट आपका लर्निंग है वो। आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे। और इन सब के कारण आप जब काम करते हो तो इसीलिए इंडियन रेलवेज का एक अलग अपना नाम है। आप जब इंडियन रेलवे को एक हर एम्प्लॉय एक इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो कुछ ना कुछ रेलवे की भी उससे आशाएं हैं कि वो कैसा कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल। तो रेलवे उनको सारी फैसिलिटीज देता है जो दी हुई हैं, बहुत ही अच्छी देता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए सपना भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ सर आपका सजेशन क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपको डेडिकेशन हमेशा बनाए रखना पड़ेगा? बिल्कुल, डेडिकेशन आपको एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ जब तक आप सर्व कर रहे हैं रेलवे को, आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ आप केयरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि सेफ्टी की बात होती है और ये सेफ्टी जो है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को लेके नहीं है। कितने हजार लोग ट्रैवल करते हैं एक सिंगल ट्रेन में सर बात करें तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पंक्चुअल डेडिकेशन बहुत रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। जैसा सर ने बताया, फैसिलिटी अच्छा देता है, कहीं ना कहीं एक आपको जो है भाई इज्जत भी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आप रेलवे में हैं। फैसिलिटी रेलवे अपने एंड पे बहुत ज्यादा देता है। तो ये तो आप बाद में ज्वाइन करने के बाद ही देख पाएंगे कि मैक्सिमम कितना फैसिलिटी आपको मिलता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो सर, एक तो आपने सेशन एक डिपार्टमेंट की बच्चों से बात हो गई, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन सर शुभम सर आपसे लेंगे। तो सर काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। देखो, सरकारी नौकरी लग जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में पहली चीज़ ये आती है कि मेरे को प्रमोशन कैसा रहेगा, मतलब उनका आगे का टाइम कैसा निकलेगा, उनके पास कितना टाइम है, वो जर्नी को कैसे करेंगे, उनको कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। तो सर, जैसे रेलवे में सेलेक्ट हो जाता है कोई एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसका प्रमोशन स्कोप क्या क्या है? अगर प्रमोशन एस्पेक्ट की बात करें तो अभी के समय में प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छे हैं। अगर आप जूनियर लेवल पे भी रिक्रूट होके आ रहे हैं तो उसके बाद 3 से 4 साल में आपको मौका मिलेगा तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। फिर से आपको 3-4 साल में मौका मिलेगा तो आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, जिसको कई जगह असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर भी डेजिग्नेट किया जाता है। जो हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हैं तो पहली पोस्टिंग हम लोगों को असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर की ही मिलती है। तो वहाँ से होते होते और टाइम के साथ आपको जो प्रमोशंस हैं, तो अगर आप जूनियर इंजीनियर लेवल पे ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप में एक स्टैग्नेशन आ जाएगा, प्रमोशन आपको मिलता रहेगा। और प्रमोशन के साथ आपका जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो भी आपका कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा, ग्रोथ है उसमें कोई नो डाउट।
सर एक चीज़ और भी है इसमें कि जैसे इसके लिए बाकी डिपार्टमेंट्स में कुछ एग्जाम्स नहीं होते हैं, रेलवे में सुना है कि इसके लिए कोई एग्जाम्स भी होते हैं इंटरनल, जिससे प्रमोशन मिलता है उनको। जी, इसके लिए इंटरनल LDC करके होता है एग्ज़ाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके थ्रू जो रिक्वायरमेंट्स होती है इंजीनियर्स की, जिस लेवल पे सपोज SSC के लिए होना है या असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो वो नोटिफाई करता है और उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है। और अभी इसको सेंट्रलाइज भी करने का नोटिफिकेशन आ गया था, इसको सेंट्रलाइज भी कर रहे हैं। तो उसमें भी फिर CBT बेस्ड टेस्ट रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और इंटरव्यू, और उसके बाद फिर आपको वो प्रमोशन का वो दे देंगे। तो सर इसमें जैसे अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है जिन्होंने डिप्लोमा ही किया है सिर्फ, वो अपनी लास्ट लिमिट कहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब किस पोजीशन पर पहुँच सकते हैं वो? अगर आप डिप्लोमा करके JEE में सिलेक्शन लेके आते हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर तक आराम से जा सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर फिर थोड़ी सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप समय के साथ अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन को इन्हांस नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, तो फिर आपको हो सकता है स्टैग्नेशन मिल जाए। अदरवाइज अगर आपने समय के साथ पार्ट टाइम इंजीनियरिंग कर लिया या स्टडी लीव लेके इंजीनियरिंग वगैरह कर लिया, तो आप फिर चीफ इंजीनियर लेवल तक भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें नीचे JEE लेवल या SSC लेवल पे लोग रिक्रूट होके आए हैं और उन्होंने अप टू चीफ इंजीनियर लेवल तक सर्व किया है। तो बच्चों देखो, इसमें प्रमोशन का भी बहुत अच्छा, बहुत वाइड एरिया है, जहाँ तक हम देख सकते हैं JEE से स्टार्ट करके आप चीफ इंजीनियर तक भी पहुँच सकते हो और JEE से स्टार्ट करके आप असिस्टेंट इंजीनियर तक भी पहुँच सकते हो। दोनों ही क्राइटेरिया में है। अगर आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, टेक्निकल एबिलिटीज़ को आप एनहेंस करते रहते हो, अगर आप जैसे डिप्लोमा से और आपने डिग्री कर ली, पार्ट टाइम डिग्री कर ली, तो आप चीफ इंजीनियर तक भी जा सकते हो। अदरवाइज आपका एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाता है, आप असिस्टेंट इंजीनियर तक जा सकते हो। सर जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, फिजिकली फील कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो सर अभी कोई यहाँ पर कोई रनिंग प्रोजेक्ट है जिससे बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, थोड़ा सा पता चले कि कैसे काम होता है रेलवे में, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में सर? अभी हम लोग यहाँ पे चंडीगढ़ स्टेशन का रीडेवलपमेंट का मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है जो बेसिकली रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुपरविज़न में हो रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट है कि हमको पैसेंजर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है स्टेशंस पे, एक बेटर एक्सपीरियंस देना है हर पैसेंजर को और स्पेस प्रोवाइड करना है। तो उस एम को लेके मिनिस्ट्री अपना ये काम कर रही है। तो ये RLDA को इंटरेस्ट हुआ है ये स्टेशन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये इस साल के मिड तक ये स्टेशन का मेजर डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ है 2023 के जनवरी मंथ में स्टार्ट हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब अवार्ड हुआ है वो जनवरी के आसपास हुआ है। उसके बाद काम जो फील्ड पे शुरू हुआ है वो लगभग मई के आसपास शुरू हुआ है। फास्ट कंस्ट्रक्शन है। हाँ। अगर बात करें तो इतने कम टाइम में जो है इतना जो आपने बताया, इसका कंप्लीशन पीरियड भी 1 ईयर, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी जी आप बता रहे थे कि 1 साल में ये पूरा लगभग 15 मंथ का है ना? हाँ 15 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इतना कम टाइम में और पूरा एक रेलवे स्टेशन को जो है रीडेवलप कर देना, तो डेफिनेटली इसमें कोई एडवांस लेवल की टेक्निक सर यूज हुई होंगी तभी। हाँ, इसमें हमने मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया है कि हम किस तरह से प्री फैब कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, डिज़ाइन को किस तरह से हम करें कि हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कम हो। तो उन सब को हमने अकाउंट फॉर करते हुए फिर डिज़ाइन को फाइनल किया था। शुभम सर, हम समझते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिलेगा। सर फिर फील्ड पर एक बार चला जाए। हाँ, तो चलिए फिर आपको एक बार फील्ड पर चलकर ही देखते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बच्चों, अब हम फील्ड पर पहुँचेंगे और सौरभ सर जो है बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। आज तो हम यही बोलेंगे सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बेटा फील्ड में। ये बेसिकली सर G+3 है जी, ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर। तो इसमें ये जो चारों बीम है ये बोल्टेड कनेक्शन है। ओके, मतलब ये एक नई टेक्नोलॉजी यस सर यूज हो रही है। अगर हम बात करें तो इस बेसिकली सर ये कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन का मेन एम ये है कि जो मेरा एक्शन है स्ट्रेंथ का,
वो स्ट्रक्चरल स्टील भी ले रहा है और जो नॉर्मल रेनफोर्समेंट है, जो हम टीएमटी बार की बात करते हैं, प्लस जो मेरा कंक्रीट है, वो तीनों मेंबर कंपोजिट एक्शन में आके तब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग डिजाइन में। ये तीनों पैरामीटर कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब और स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपको और फास्टर कंस्ट्रक्शन मिलेगा। सबसे Time इम्पोर्टेंट save चीज होगा है, हमारा। टाइम सेव होगा। जैसे आप ये जो बीम देख रहे हैं ना, सेकेंडरी बीम है जी। बेसिकली, तो ये बोल्टेड कनेक्शन मैंने किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे कनेक्शन है कॉलम से और इन बीम को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से जो है हमने, अच्छा ये जो अब स्लैब है सर, ये टेम्पोररी स्लैब है या फिर ये परमानेंट स्लैब है। परमानेंट स्लैब। ये परमानेंट स्लैब है। ये डेक शीट है बेसिकली। डेक शीट का जो आइडिया है वो ये है कि ये इसको नीचे से सपोर्ट, उतना सपोर्ट नहीं चाहिए जो मेरे कन्वेंशनल सिस्टम में मल्टीपल प्रॉप्स चाहिए सपोर्ट करने के लिए। जी। तो कुछ आइसोलेटेड स्पेसेस पे डिजाइन के अकॉर्डिंग वो हमें सपोर्ट करना है और उस उतने सपोर्ट से मेरा काम हो जाएगा, बाद में ये रिटेन हो जाएगा। नहीं मतलब मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये स्लैब हमने जो डेक स्लैब आप बता रहे हो, डेक स्लैब कास्ट कर दिया गया, तो यही परमानेंट है या इसके बाद नहीं, और यही भी? परमानेंट, यही परमानेंट, यही परमानेंट है। तो सर क्या ये उतना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, कंपोजिट एक्शन में कर लेगा। इसमें क्या है, मैं भी आपको दिखाऊंगा ऊपर। जी ये जो मेरी बीम जा रही है ना, आप देख रहे होंगे ये ब्लैक से स्पॉट आए हैं जी। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर शियर स्टड लगाते हैं। ओके। शियर स्टड और इसके ऊपर एनफोर्समेंट होता है। तो जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो वो शियर स्टड बेसिकली इस बीम का कंपोजिट एक्शन प्रोवाइड करता है स्लैब के लिए। ओके। तो आप देख रहे होंगे सर, तो मैंने ये रेक्टेंगल और सर्कल्स वगैरह छोड़े हैं। बेसिकली ये कटआउट, अच्छा ये बीच में कटआउट छोड़ा हुआ है ना सर, Okay, उस हाँ। साइड भी इस साइड भी, सामने देखिए उसमें देखिए। हाँ जी, सामने तो इसका मेन पर्पस क्या है, जो मेरी सर्विसेज हैं, जैसे मेरा फायर फाइटिंग का पाइप जाना है या मेरा एसी का डक्ट जाना है, तो ये उसके लिए मैंने छोड़े हुए हैं, वो अपना पहले से प्लान है। पहले से प्लान है ना, ताकि मेरे को वो बीम के नीचे लेता अगर मैं, तो उसके लिए फिर मेरी जो फ्लोर हाइट है वो मेरे को एक्सेस देनी पड़ती है। अगर हम इस पे बात करते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पे, तो फ्यूचर में जैसे एक इसकी होगा कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना इसके अंदर कमी हो सकती है या ऐसा कुछ आइडिया? मेंटेनेंस कॉस्ट में अभी, चूंकि हम आज के समय में जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सारा कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है, अदर देन कन्वेंशनल जो हमारा ब्रिक्स का होता था। जी सर। तो जब आप कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बेसिकली जो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी पैसेंजर एमिनिटी या ऐसी चीज़ें जो पैसेंजर या जनरल पब्लिक यूज़ कर रहा है, जैसे आपका टॉयलेट हो गया, आपका यूरिनल्स हो गए, आपका सीवेज हो गया, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें जनरली मेंटेनेंस का इशू आता है। तो वो क्योंकि हम सारी चीज़ें मॉड्यूलर बेसिस पे कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स हमने मॉड्यूलर लगाए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होगी। और टाइम के साथ जो बिल्डिंग हम डिज़ाइन किया हुआ है, इस बिल्डिंग का डिज़ाइन पीरियड हमने 100 ईयर्स का लिया हुआ है। तो जो पैरामीटर्स, हाँ डिज़ाइन लाइफ 100 ईयर्स का लिया हुआ है, तो जो भी इसमें डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, वो जो भी हमारा मैनुअल कोड्स कहते हैं मिनिस्ट्री द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उनको हमने फॉलो किया है और वो हमारी डिज़ाइन में उसको अकाउंट फॉर करके किया है, डिज़ाइन किया है। तो हमारा सर ये क्या होगा, ये मेरा मेन एंट्रेंस है बेसिकली, ठीक है। हाँ, यहाँ से एंट्रेंस होगा, तो यहाँ से आदमी एंटर करेगा, यहाँ पे आएगा, ये मेरी यहाँ से आप ये जो 2 कॉलम दिख रहे हैं ना सर, और 2 कॉलम ये यहाँ पे सीढ़ी आएगी, तो यहाँ से सीधा बंदा सेकंड फ्लोर पे जाएगा और सेकंड फ्लोर पे फिर वो आगे जाएगा, तो आगे जो मैं कह रहा था एयर कॉन्कोर्स है, रूफ प्लाजा, उसमें एंटर कर जाएगा। तो ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरा ये है और सीधे पैसेंजर सेकंड फ्लोर पे पहुंचेगा यहाँ। ओके। इसमें जो स्टेशन अब कंस्ट्रक्ट करने हैं वो ऑन द थीम ऑफ एयरपोर्ट्स एंड ऐसे रेलवे स्टेशन जो विदेशों में आप देखते होंगे कि बहुत खुले से हैं, बहुत अच्छा एरिया पूरा है, स्पेसियस, पूरा स्पेसियस है, उस तर्ज पे हमको इसको डेवलप करना है। इसलिए हमारे इस जो बिल्डिंग्स का स्पेस है बेसिकली, इस डिजाइन ओरिजिन जो इसमें लिया हुआ है वो 2061 को लिया हुआ है। तो 2061 तक जो मेरा पैसेंजर इनफ्लो होगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो थ्रू द स्टेशन, उसमें जितने पैसेंजर्स होंगे उसके लिए डिजाइन ये सफिशिएंट है। इसका मतलब जैसा आपने पढ़ा है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता है, तो फ्यूचर में अगर हम बात करें 2061 तक जितना पॉपुलेशन
जो है होगा, उसको एक एस्टिमेटेड पॉपुलेट करते हुए, कहीं ना कहीं सर एस्टिमेशन करते हुए 2061 यानी कि 2061 में जो पॉपुलेशन होगा उसके लिए भी ये रेलवे स्टेशन जो है सफिशिएंट रहेगा। सर जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अब इस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो उनके लिए बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो थियोरेटिकली भी बच्चे स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं उसको हम यहाँ से डायरेक्टली एक ब्रीफली हम अपना रिलेट कर पाएंगे उसको। इसमें सर जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या जो हम डिजाइनिंग पढ़ते हैं आज की डेट में, वहाँ पे कहीं भी हम लोग जनरली कंपोजिट कंस्ट्रक्शंस पे नहीं डिस्कस करते हैं कि कंपोजिट कंस्ट्रक्शन आजकल क्या होंगे और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, प्री फैब कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। अगर आप अदर कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे आजकल प्री फैब कंस्ट्रक्शन, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मेन रीजन यही है कि जो मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन पीरियड बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं। तो जैसे ही मैं इन नए जो मेरी टेक्नोलॉजी है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर हैं, जो मेरे प्री फैब स्ट्रक्चर है, इनको जब मैं यूज करना शुरू करूंगा तो मेरा कंस्ट्रक्शन पीरियड कम हो जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट्स आजकल पढ़ रहे हैं डिजाइन्स में, उनको ये इन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जरूर अवेयर होना चाहिए कि कन्वेंशनल डिज़ाइन प्रैक्टिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो नहीं करते हैं। अब हम इन नई डिज़ाइंस पे मूव हो गए हैं और इंडस्ट्री में इनको फॉलो किया जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इन डिज़ाइंस को फॉलो करेंगे, मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट भी लोगों की बढ़ेगी। मतलब इसका अगर अपॉर्चुनिटी इसको आप देखें तो और बढ़ ही रहा है। बिल्कुल डिज़ाइन अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक टफ चैलेंज है। अच्छी कंपनियों को अच्छे डिज़ाइनर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं जो अच्छा डिज़ाइन करें, इकोनॉमिकल डिज़ाइन करें और कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली डिज़ाइन करें। तो उस फील्ड में बहुत सारा स्कोप है। तो लोग अगर एक्सप्लोर करेंगे कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। सर जैसे आपने एक वर्ड यूज किया था एयर कॉनकोर, तो सर एयर कॉनकोर के बारे में बताइए ना, एयर कॉनकोर है क्या? क्योंकि ये नया वर्ड है, बच्चों के लिए भी सुना नहीं होगा उन्होंने कभी। अभी तक आप जैसे एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मेरे बहुत सारा एक कॉमन एरिया है जहाँ पे पैसेंजर्स वेट कर रहे होते हैं, और जब भी उनका फ्लाइट का डिपार्चर टाइम होता है तो उन्हें एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी गेट से पास होके और उस गेट से एग्जिट लेना होता है। तो वो जो कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया यहाँ पे एयर कॉनकोर्स कहलाएगा। अब इसको एयर कॉनकोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हवा में होगा, और हवा में कहने का मेरा मतलब है कि ट्रैक से ऊपर होगा। तो ट्रैक के ऊपर लगभग 8.5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म सरफेस, और ये लगभग 72 × 80 मीटर वाइड एक पूरा एरिया होगा जो कॉमन एरिया होगा, दोनों बिल्डिंग्स के सेकेंड फ्लोर को कनेक्ट कर रहा होगा। और हर प्लेटफॉर्म पे, बिल्डिंग पे एक्सेसिबिलिटी इस एयर कॉनकोर्स के थ्रू होगी। मतलब सर इसका मतलब अगर कोई भी पैसेंजर एंटर करता है स्टेशन में तो उसको पहले इस कॉमन एरिया में आना होगा। जी बिल्कुल। फिर वो किसी भी जो डिजायर्ड प्लेटफॉर्म है, जो उसको रिक्वायरमेंट है, जहाँ से उसकी ट्रेन डिपार्ट करेगी, वहां पर उनको जाना होगा। जी जी सर। इस मेन जो इंटेंशन है डिजाइन का वो ये है कि जो भी मेरे पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर दो तरीके के हैं, एक अराइविंग पैसेंजर है और एक डिपार्टिंग पैसेंजर है। जो अराइविंग पैसेंजर है उसको मुझे सेपरेट करना है डिपार्टिंग पैसेंजर से। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, अराइवल अलग होता है, डिपार्चर अलग होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, जो मेरा अराइविंग पैसेंजर है, जो ट्रेन से उतरा है और उसे जाना है घर, उसके लिए मैंने दोनों एंड पे FOB दिए हैं, फुट ओवर ब्रिजेस दिए हैं, जो जनरली आप आजकल भी स्टेशन पे देखते हैं, फुट ओवर ब्रिज बने होते हैं। जी सर। सिमिलर टाइप ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस वी हैव प्रोवाइडेड, बट उनकी विड्थ हमने 12 मीटर ईच दी हुई है। वो दोनों एंड पे रहेंगे, और बीच का जो एरिया होगा वो एयर कॉनकोर्स होगा, जिसमें जो डिपार्टिंग पैसेंजर है वो मेरा एयर कॉनकोर्स से वेट करेगा। तो बेसिकली मैंने डिजाइन में इन दोनों अराइविंग और डिपार्टिंग पैसेंजर को सेग्रीगेट भी किया है कि जब भी मेरा जो पैसेंजर है वो स्टेशन पे आ रहा है तो जिसको ट्रेन पकड़नी है वही स्टेशन बिल्डिंग के अंदर घुसेगा, जिसको ट्रेन नहीं पकड़नी है
या कोई जो उनको छोड़ने आया है वो आ सकता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेके आ सकता है, बट जो इनकमिंग पैसेंजर है जो किसी ट्रेन से आया हुआ है उसको मैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर इंटेंशनली नहीं ला रहा हूँ अनटिल अनलेस वो एक सिक्योरिटी पास के थ्रू वहाँ पे एक्सेस पे आएगा। जी सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आती है, ट्रेन वहाँ से डिपार्ट करती है, ट्रेन अराइवल या डिपार्चर है, तो उसमें जो कंजेशन हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत पहले से बने हुए हैं, तो इनकी विड्थ में बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम विड्थ बढ़ा सकें, क्योंकि ट्रैक्स ऑलरेडी ले हैं, उनको स्क्यू नहीं कर सकते, उनमें भी सिक्योरिटी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें कुछ मार्जिन्स रखना आपको ज़रूरी है। तो आपको बेसिकली पैसेंजर का इनफ्लो कम करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म से। तो इनफ्लो कम करने के लिए आपको वेटिंग एरिया को आप अगर दूसरी जगह प्रोवाइड कर देंगे, पैसेंजर सिर्फ उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे आए जब उसको ट्रेन पकड़नी है। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए हमने फिर एयर कॉन्कोर्स को डिजाइन किया कि एयर कॉन्कोर्स एक ऐसा प्लेस है जो कॉमन वेटिंग एरिया है, और मेरा जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगा मैं लिफ्ट, एस्केलेटर या स्टेयर्स में से कोई भी एक ऑप्शन लेके उस प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूँ और अपनी ट्रेन को बोर्ड कर सकता हूँ। तो जैसा एक बार सर अब आप बता दीजिए कौन सा ये फोन कोड कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, इसका ये प्लान। अगर आप सामने देखें तो सामने वाली बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर जो होगा वो एयर कॉन्कोर्स का फ्लोर होगा, और उस सेकंड फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए होंगे जो प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे कुछ कॉलम मैंने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं और कुछ शाफ्ट बनाई हुई है। ये शाफ्ट बेसिकली लिफ्ट, स्टेयर्स और एस्केलेटर के लिए यूज होंगी। तो ये जो शाफ्ट हैं ये खुद भी स्ट्रक्चरल मेंबर का काम कर रही हैं और आगे ऊपर जाके थ्रू रूफ को सपोर्ट करेंगी। तो मेरे जो भी मेंबर्स होंगे, जनरली आप देखते हैं कि जो मेरे ब्रिजेस में गर्डर्स हम लोग लॉन्च करते हैं, तो सिमिलर फैशन में यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के गर्डर्स हैं। तो वो गर्डर मेरे प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म आएंगे और लास्ट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हुए मेरा इस फ्लोर को मैं उस फ्लोर में कनेक्ट कर दूंगा। जी। तो सर बच्चों को ये थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना कि ये जो स्लैब कास्ट की गई है, इसकी कास्टिंग किस तरीके से होती है? स्लैब कास्ट करने में जो मेरा बीम का पोर्शन है, बीम के बीच में मुझे, आप कन्वेंशनल में देखेंगे तो आपको एक स्कैफोल्डिंग बनानी पड़ती थी, फिर पूरा शटरिंग करना पड़ता था। इसमें उस शटरिंग और उतनी ज्यादा स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये मेरा डेक शीट है जो 2-2 फुट के साइज विड्थ में आता है। इसकी स्ट्रिप्स को हम ले करने के बाद ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप वाले स्पेस को हम स्क्रूइंग कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ये वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं, ये वाले सर, ये वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं। दीज आर शियर स्टड्स, ये शियर स्टड्स हैं बेसिकली। ये वही है जिनके बारे में बता रहे थे, नीचे वेल्ड। जी बेसिकली नीचे मेरी बीम है, तो इसको मैं बट वेल्ड करता हूँ एक तरह से, आप समझ लें। तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारण मैं बट वेल्ड करता हूँ तो ये उससे जॉइंट हो जाता है, और जब मैं इसमें नॉमिनल रेनफोर्समेंट को ले करके कंक्रीट कास्ट करूंगा तो ये मेरी बीम कंपोजिट एक्शन में आ जाएगी। तो जो हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन और कंपोजिट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं लोड ट्रांसफर होने के लिए, तो ये कंपोजिट एक्शन देने के लिए बेसिकली ये शियर स्टड यूज किया हुआ है। जी सर। तो सर इसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर पे भी कोई इफेक्ट आता है क्या? स्ट्रेंथ पैरामीटर इसका सेम ही होता है जो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में करते हैं, सेम आता है। जितना मेरा डिजाइन रिक्वायरमेंट है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जो मुझको मिलती है स्लैब की, सेम मुझे यहाँ भी मिल जाती है। और सर दूसरा क्वेश्चन कि जैसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम हमारे पास जैसे नॉर्मल स्लैब को कास्ट करते हैं और उसके बाद जब हम इसमें कास्टिंग कर रहे हैं तो इसमें टाइम हमारा कितना रिड्यूस हो जाता है? इसमें आपका टाइम, अगर आप ओवरऑल टाइम की बात करें तो लगभग 50% के आसपास टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है। सर ये तो एक बहुत बड़ा है कि टाइम एक मेजर फैक्टर है कि जिसमें हम कम से कम टाइम में अगर प्रोजेक्ट को करना हो बिल्कुल तो हम इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को यूज ले सकते हैं। बिल्कुल, और ये इंडस्ट्री में अभी बहुत फॉलो भी हो रहा है। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, रियल एस्टेट वगैरह में आजकल बहुत फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये एक न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसको अभी टाइम बचाने के लिए हर कोई है जो अडॉप्ट कर रहा है। बिल्कुल सर, जैसे हम बात करें जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल बीम को जी अगर हम स्टील का ना देकर अगर हम कंक्रीट का देते हैं
तो उसमें फिर टाइम कास्ट होने में उसका अपना आपको- स्ट्रेंथ बिल्कुल गेन होने में टाइम लगता। जी यही टाइम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यही तो टाइम बचा रहा है हमारे प्रोजेक्ट जी का। जी जी तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जो सपोर्ट की बात सबने नीचे भी बताई थी, और अब आप इसको एक्चुअल में यहाँ से देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्टील स्ट्रक्चर से। अब अगर इसको आरसीसी का सर कास्ट करना होता तो यही सबसे ज्यादा टाइम हमारा बिल्कुल बिल्कुल कंज्यूम करता। बिकॉज हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं जो लोड ले रहे हैं, उनको आप बहुत जल्दी स्कैफोल्डिंग हटा नहीं सकते। तो- उसकी शटरिंग का एक टाइम है डीशटरिंग का, तो उतना आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। बट इसमें वो हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। पूरा तो पूरा हम- टाइम बच जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने ये लॉन्चिंग की है, वेरी नेक्स्ट डे मैं अपना ऊपर डेस्क स्लैब शीटिंग कर सकता हूँ। तो यही है मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट का सर ने बताया 50% टाइम बच जाता है। तो इस तरीके से अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर अपना टाइम बचा रहे हैं, कॉस्ट बचा रहे हैं जी। ओवरऑल, और हम जो है एक तरीके से कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर ले रहे हैं सकते हैं। क्योंकि पीडब्ल्यू की बात करें या हम सारे फैकल्टी मेंबर की बात करें, सबका एक ही भूख रहती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं विजुलाइज करा दें और एक इंफॉर्मेशन आइए जो है ऊपर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। छत पे चलते हैं, छत पे आपको दिखाते हैं। तो अभी हम ये फोर्थ फ्लोर है। हाँ, ये रूफ है बेसिकली। अच्छा, रूफ है, रूफ एरिया। इसकी भी कास्टिंग हो गई है। तो सर टोटल हाइट अगर बात करें इस पूरे रेलवे स्टेशन की, पूरे स्ट्रक्चर की, सर 16 मीटर है। 16 मीटर। यस, तो बच्चों यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल गया कि ज्यादातर जो है जो 16.5 मीटर है ऊपर। तो सर स्टैंडर्ड सभी रेलवे स्टेशन का इतना ही रहता है? नहीं, वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है। कि किस स्टेशन पे आपको हाइट का कितना क्लियरेंस मिला है, बेसिकली उस पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये 16 मीटर हाइट का ये रेलवे स्टेशन हो गया। सर इसको ये आप ये देख सकते हैं, ये जो आ रहा है ये स्ट्रक्चरल स्टील का कॉलम है। देखो यहाँ पर एक बार दिखाइए बच्चों को, ये स्टील स्ट्रक्चर का सर कॉलम है, जिसमें मैं आपको बता रहा था ना कि बीम्स मेरी इस कॉलम में कनेक्ट हैं। उसके बाद मैंने इसको इनकेस कर दिया है कंक्रीट में। ओके, मतलब ये कंक्रीट के इनसाइड हमारा जो स्टील है वो ये है, ये है, यस। और इसी से जो हॉरिजॉन्टल मेंबर था वो इसी से connected कनेक्टेड है, बोल्टिंग से कनेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए एक बार ध्यान से कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक बार सर पकड़ना इसको। यहाँ देख लें सर, इसमें आपको अच्छा, आगे यहाँ- आगे में दिख जाएगा। और भी इसको जो कनेक्शन है जो आपका कॉलम और हॉरिजॉन्टल बीम का, उसको डिटेल में एक बार सर ये- दिखा रहे ये हैं, देखिए। आके देख लीजिए। इस तरह गुड से सर, कनेक्ट गुड किया हुआ है। यहाँ से पूरे तरीके से यहाँ बच्चों पे को अगर आप क्लैरिटी देखें, मिलेगा। तो ये जो आइए। मेरा स्ट्रक्चरल स्टील का कॉलम है, इस स्ट्रक्चरल स्टील के कॉलम में ये मेरी बीम्स कनेक्ट की हुई हैं। अब कुछ दिनों बाद मतलब अभी इस कॉलम का हमने कास्टिंग नहीं किया है, इसकी इनकेसिंग कर दी है। अब मेरे को इसमें कंक्रीट पोर करनी है। जब मैं कंक्रीट पोर कर दूंगा तो मेरे ये सारे जॉइंट्स उस कंक्रीट के अंदर चले जाएंगे। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, जी हॉरिजॉन्टल ठीक है। मेंबर है। और ये हमारा वर्टिकल Vertical मेंबर हो member गया। और ये वर्टिकल मेंबर को हम लोग जो है, या इस पूरे कनेक्शन को, इस जॉइंट को इनकेस concrete से कंक्रीट में encase कर इनकेस देंगे। कर देंगे। इनकेस कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब आप सोचिए, हम लोग कोई स्पेशल टाइप का स्टील जो है जो पहले प्रोवाइड करते थे सर, वो नहीं कर रहे हैं। जी सीधा हम एक स्टील मेंबर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बिल्कुल, वही है ना बिल्कुल। सर ये? वही है। ये जो नॉर्मल स्टील हम देते थे कॉलम में, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होता है, फिर बार्स होते हैं आपके स्टिरअप और रिंग वगैरह, वो मेरा नॉमिनल रिइंफोर्समेंट है, वो तो कंटिन्यू आ ही रहा है। वो तो आ ही रहा है। वो आ ही रहा है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि बेसिकली कंपोजिट एक्शन। आके दिखा तो दीजिए। कंपोजिट एक्शन में जो नॉर्मल रिइंफोर्समेंट है वो भी है, कंक्रीट है वो भी है, और एक स्ट्रक्चरल स्टील एडिशनल कंपोनेंट एडिशनल है। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे तो अगर बात करें तो टेंशन में और ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रहा है। जी जी। अच्छा, बेसिकली क्या है, मेन जो ये मेंबर है ना, लोड बेसिकली इसने बहुत ज्यादा शेयर कर लिया, इसलिए इसमें आप देखेंगे रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोड तो इसने लिया हुआ है, तो वो डिजाइन में इसकी फिर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बट चूंकि हमें इनकेसिंग करनी है, और इनकेसिंग करनी क्या है, क्यों है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इनकेसिंग क्यों कर रहे हैं। अननेसेसरी हम इसको अवॉइड भी तो कर सकते थे। तो इनकेसिंग की रिक्वायरमेंट मेरी फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है।
जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो ये कहता है कि आपको फायर सेफ्टी के लिए जो कॉलम्स हैं वो स्ट्रक्चरल स्टील के नहीं हो सकते एलोन, आपको उनको इनकेस करना। इनकेस मतलब जो है कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें जी जी, कि कंक्रीट देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलम्स को आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें बिल्डिंग बायलॉज तो ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको आज एक और नया पॉइंट मिला जो सर ने बताया, बहुत ही अच्छा, कि कहीं भी आप अगर पूरे तरीके से स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग देते हैं, स्टील कॉलम बनाते हैं, तो वो नहीं दे सकते हैं। फायर फाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कॉलम को कंक्रीट से इनकेस करना ही पड़ेगा, फायर फाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यही है ना सर? बिल्कुल। तो बच्चों ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, केवल ये समझे कि हम बस स्टील प्रोवाइड कर दें, वो नहीं दे सकते हैं, तो कंक्रीट देना ही पड़ेगा, कंक्रीट से कवर करना ही पड़ेगा। भी बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और कहीं ना कहीं जो है एक इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेंबर को कैसे उठाया जा रहा है, दिखा दीजिए एक बार ये कैमरे में सारे बच्चों को। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर की बात कर रहे थे, जो हमारा बीम मेंबर की बात कर रहे थे, इसको कैसे उठाया जाता है, कैसे ज्वाइंट किया जाता है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको उठाने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए सर टावर क्रेन हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये एक नॉर्मल टावर क्रेन है, मतलब इंडिया में रहता है। और इसी के सामने देखेंगे जो पहले भी दिखा चुके हैं, वो एक स्पेशल टाइप का है जो चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है अभी के लिए। और सर ये बीच में ये बेसिकली लिफ्ट का शाफ्ट है सर, तो लिफ्ट का शाफ्ट है, तो यहाँ पे लिफ्ट आएगी, ये लिफ्ट है जी जी। और ये साइड में जो प्लेट लगी है, ये बेसिकली पर बात कर लेते हैं। ये बेसिकली सर ये जो साइड्स में जो प्लेट्स लगी हुई है, जैसे हम वर्टिकल मेंबर देख रहे हैं, उसमें बोल्ट वगैरह दिख रहे हैं, कुछ प्लेट्स दिख रही है, उनका क्या यूज है सर? बेसिकली यहाँ पे मुझे बीम लगानी है, तो बीम लगाने के लिए मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कई जगह मैंने प्री कास्ट किए हुए हैं बोल्ट, कई जगह जहाँ मैंने प्री कास्ट नहीं किए हुए हैं और मेरी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम केमिकल ग्राउटिंग करने के बाद और ऊपर से उसके बाद लगा देते हैं बोल्ट, और उसके बाद इसमें मेंबर्स को सपोर्ट कर देंगे। सर ये जो काफी कम थिकनेस के जो कॉलम्स दिख रहे हैं, वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे हैं, क्या ये भी वही सेम टेक्निक पे है? ये बेसिकली शियर वॉल्स हैं जी सर। तो शियर वॉल क्या है कि आप नॉर्मल जो हम वॉल बनाते हैं उसमें आप पूरा वॉल कंक्रीट का नहीं बनाते हैं, आप बीम्स कॉलम कंक्रीट के बनाते हैं। तो शियर वॉल में पूरा जो वॉल है वो कंक्रीट का वॉल है, मतलब ये आरसीसी वॉल है पूरी नीचे से ऊपर तक, इसलिए आपको ये इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम दिख रही है, बट इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। और जनरली जहाँ भी आप लिफ्ट की शाफ्ट बनाते हैं या कोई और शाफ्ट बनाते हैं जिसको हाइट तक ले जाना है, तो फिर आपको शियर वॉल ही बनानी पड़ती है। जी सर, मतलब अगर लिफ्ट वगैरह या कोई भी ऐसा है जहाँ पर आपका लोड मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहाँ पर हमें शियर वॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। शियर वॉल का यूज एक बार अच्छे से कवर हाँ, हो गया। वो कवर हो गया सर, काफी सारे पार्ट कवर हो गए इसमें, तो कि ऐसे ऐसी चीजें देख ली हमने जो पहले हमारे बहुत नॉलेज कुछ में सीखने नहीं को थी। मिल रहा है सर। हाँ, क्योंकि सर Even इसी बच्चों को तो सीखने को मिल रहा है सर, अपने लिए भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सारी चीजें थ्योरेटिकल नॉलेज से काफी डिफरेंस रखती है, और जब तक बच्चा फिजिकली नहीं देख पाता ना इनको, पढ़ता कंपोजिट सेक्शन सर वहाँ भी है, पढ़ाया उसको वहाँ भी जाता है, बट उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेंबर को कैसे कास्ट किया जाता है, मेंबर में किस जगह किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शियर वॉल्स का एक्चुअल कहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए और उसके वैसे लिए। भी सौरभ सर तो पहले जो है टीचर रहे हैं, पहले फैकल्टी मेंबर भी रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन करने से पहले, तो कहीं ना कहीं सर का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है और जो प्रैक्टिकली सर ने वो थ्योरी को और सर प्रैक्टिकल को कितने अच्छे तरीके से रिलेट करके बताया है। जैसे डेस्क स्लैब बच्चों का आज कवर हुआ, बात करें तो साफ्ट ये शियर वॉल सर ने क्लियर किया, और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली रिलेट कर, कंपोजिट सेक्शन हो गया, Composite section हो गया। सर ने कवर किया है, बहुत अच्छा लगा। की पार्किंग यहाँ से आपको दिखेगी जो अभी हमने बना दी है। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इधर से चलिए, यहाँ पे मेरा जो एरिया है ना सर, वहाँ पे पार्किंग बहुत ज्यादा है, तो अब इन लोगों को मैं हटा नहीं सकता इस समय, तो इन लोगों की पार्किंग को डिस्टर्ब किए बिना मैंने वो जो एक एरिया बीच में ऑक्युपाइड है ना सर, जहाँ 2 व्हीलर खड़े हैं, वो मैंने उतने का डेवलप करके दे दिया रेलवे को। अब मुझे कुछ एरिया और चाहिए, तो इसको मैं इस एरिया को यहाँ पे पहले शिफ्ट करूंगा, फिर वो पार्ट्स में डेवलप करेंगे। तो मतलब हम पार्ट्स में प्लानिंग करके और उस तरह से, मतलब पार्किंग जो अभी यूज हो रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो, जी जी, और धीरे धीरे वो डेवलप भी हो जाए, धीरे धीरे डेवलप हो जाए। और यहाँ पे जैसा सर ने बताया
देखिएगा बच्चों, इस सामने यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये एसटीपी के लिए एसटीपी के लिए एक्सकेवेशन किया हुआ है। तो इस रेलवे स्टेशन में एसटीपी भी कवर्ड है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो प्लानिंग कितनी इफेक्टिव बच्चों आपको नजर आ रही है कि कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पार्किंग कोई अफेक्ट नहीं होगी, और कहीं ना कहीं पार्ट में उसको डेवलप किया जा रहा है। बहुत अच्छा सर। बच्चों, सर का भी जो है इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन करने से पहले टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत सारे बच्चों को सर ने जो है टीच किया है, गेट और ईएससी के लिए स्पेशली। तो हम लोग चाहेंगे कि सौरभ सर एक मैसेज देंगे हमारे सारे बच्चों के लिए, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सर एक मैसेज दीजिए आप, क्योंकि आप भी टीचर रहे हैं सर। नहीं, सही बात है। नहीं बच्चों, आज बहुत अच्छा लगा कि सर आए और मिले हम लोग। बहुत काफ़ी समय हो गया था हम लोग मिले नहीं थे। इनिशियली जब मैंने भी कुछ समय टीचिंग किया था, तो सर के साथ ही हम लोग भी सेम फील्ड में थे। तो सर का तो कॉन्टीन्यूअस उसी फील्ड में जुड़ाव रहा है, तो सर का एक्सपीरियंस भी उस फील्ड में ज़्यादा हो गया है, और सर एक अच्छा आपको लर्निंग एक्सपीरियंस भी देंगे। तो शुभम सर और त्यागी सर दोनों को मतलब बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोग ऐसे ही सीखते रहें। सर जो भी सब्जेक्ट लेते हैं बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसके फंडामेंटल्स पूरे अच्छे से क्लियर करते हैं, डेडिकेटेड तरीके से, और आपको कॉन्टीन्यूअसली इनकरेज करते हुए आपको आगे ले जाएंगे। तो आप लोग कॉन्टीन्यूअसली बेनिफिट होते रहिए और सर लोगों के साथ बने रहिए, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ठीक है बच्चों, बस इस डेडिकेशन को बनाए रखिए। और अगर हम बात करें, सर ने वैकेंसी की भी बात मतलब ये बता ही दिया है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जैसे सर अभी हम रेलवे की हम बात कर लें 2 मिनट अगर, इस पर भी हम ये भी बात कर लें कि रेलवे को बहुत एनहांस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। अभी हम लोगों ने जो है न्यूज़ सुना था कि ट्रेन का स्पीड भी 160 कर दिया गया है, 160 kmph कर दिया गया है। तो सर इन सब चीज़ों को लेके अगर एक एस्पिरेंट अपॉर्चुनिटी देखता है, एक करियर के लिए अपना अपॉर्चुनिटी देखता है, तो उसके लिए क्या कहना है आपका? सर करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है, मतलब फ्यूचर में इंजीनियर्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं जी। तो आपको टेक्निकल माइंडसेट चाहिए। तो टेक्निकल माइंडसेट के लिए आपको फिर मैन पावर लेनी होगी और अगर एनहांसमेंट करना है तो इसलिए इंजीनियर्स की ज़रूरत है। हाँ, अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो अच्छा सीख के आएंगे और यहाँ अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली रेलवे और आगे जाएगा, है ना। तो यहाँ मतलब कॉन्टीन्यूअसली, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो कोई एक बार आ गया तो वो कॉन्टीन्यूअस नहीं रहेगा, उसका भी एक पीरियड है, 20-25 साल, 30 साल, 35 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो उसकी जगह लेने के लिए किसी और को तो आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये जो रिक्वायरमेंट है रेलवेज में यंग इंजीनियर्स को लेने का, ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें तो सर जैसे एक रिटायरमेंट वाला जो प्रोसेस है वो तो ठीक है, जो रिटायरमेंट हो जिनका होगा वो वापस रिक्रूट होंगे, बट उसके साथ साथ सेम टाइम पर अगर ग्रोथ रेट देखें तो रेलवे नेटवर्क भी इंक्रीज कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, और कहीं ना कहीं बहुत एनहांस कर रहे हैं हम अपने सिस्टम को, न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जैसा आपने डिस्कस किया। तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं जो है ऐसा मुझे लगता है, आप इसमें बताइए
कि वैकेंसी और बढ़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं जो मैन पावर वाली बात है ये और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। क्या ये सही है? नहीं, आप सही समझते हैं, वैकेंसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक नॉर्मल रूटीन में जो वैकेंसीज हैं जो खाली होंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, बट जो हम मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं रेलवेज के लिए, ट्रैक्स हों या स्टेशंस हों, वो इंक्रीज कर रहे हैं। वो हम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बजट भी देखेंगे तो लास्ट ईयर 2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे को दिया गया था लगभग। तो इतना पैसा अगर आपको खर्च करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आपको इंजीनियर्स चाहिए मैनेज करने के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और कॉन्टिन्यूसली रेलवेज भी आगे ग्रोथ करेगा उसके साथ। तो बच्चों यहाँ से एक मैसेज और आपको ये मिलता है कि रिक्रूटमेंट आगे होंगे, वैकेंसी हमेशा रहेगी, और जिस रेट से रेलवे डिपार्टमेंट एनहांस हो रहा है या न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं और रेलवे नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये सेफ है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो है इसमें। अब इन सब चीजों को लेके इंडिया में अगर हम सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर रेल नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और वो जो है इंडिया कर भी रहा है, इंडिया में हो भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो इन सब चीजों को लेके बेटा वैकेंसी हमेशा और बढ़ेगा और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, बस अब आपको जरूरत है अपनी तैयारी करने का एक डेडिकेशन वे में, है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। बस आप अपना काम अच्छे तरीके से करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और कभी भी जो है अपना डिमोटिवेट मत होइए, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगा कब नहीं आएगा। आपको तैयारी करनी है तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि और इसके लिए मैं सर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। बच्चों, सर 3 टाइम्स IAS क्वालिफाइड है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन सर ने 3 बार क्वालिफाई किया है, और 3 बार क्वालिफाई किया है तो आप समझ सकते हैं कि डेडिकेशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, पेशेंस और क्वालिटी की तो, नॉलेज की तो बात ही, आप जब एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो सर ये सब चीजें आप भी तैयारी कर रहे थे, हम लोगों ने भी तैयारी किया है, तो उस टाइम पर जो इतना डेडिकेशन, इतना पेशेंस जो आपने मेंटेन किया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि आप 3 टाइम्स इंजीनियरिंग सर्विस आपने क्वालिफाई किया, एक सिंगल टाइम भी नहीं, और इवन रैंक के साथ। इतना मैं भी जानता हूं जब साथ में पढ़ाया है तो, ठीक है। तो इसको लेके बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कैसे अपने प्रेशर को मेंटेन करें? बच्चा हमेशा सर प्रेशर में रहता है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं सर। लाइफ में एक्चुअली ये जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है और जो एक माहौल है हमारे समाज का, उसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको करने जा रहे हैं जो आपने सोचा है कि अचीव करना है, उसके लिए डेडिकेशन सबसे पहले आपको करना है। डेडिकेशन के साथ फिर आता है डिसिप्लिन। अगर आप डेडिकेशन है और डिसिप्लिन नहीं है तब भी आपका डेडिकेशन किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, और जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने लक्ष्य अपना रखा है, उसके लिए पेशेंस रखें। कई बार ऐसा होगा कि पहले अटेम्प्ट में आपको नहीं हुआ या आपका रिटर्न हो गया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो आप पेशेंस ना छोड़ें, आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें, तीसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो लक्ष्य तो मिलेगा ही अगर आप डेडिकेटेड हैं। आप फेलियर से आपको ये नहीं लेना है कि मैं एक बार फेल हो गया तो दोबारा भी मैं फेल होऊंगा, बिकॉज फेलियर इज अ एक्सपीरियंस जो आपको मिला है, एंड यू हैव लर्न कि कौन सा तरीका है जिससे फेल होना है, तो आपको वो तरीका नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको अवॉइड करना है। तो आप जितना फेल होंगे आप उतना पास होने के करीब होंगे। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि जो फेलियर है वो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं सक्सेस ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और वो लर्निंग भी होती है, सक्सेस भी वही होती है, बस वो छिपी होती है। और अगर आप उस लर्निंग वे को कंटिन्यू करते हैं, चीजों को लर्न करते रहते हैं और उस फेलियर को साथ में लेके आगे लर्न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलती है। और ये शख्सियत जो है आपके सामने है, आप समझ सकते हैं कि आपसे पहले कितने डेडिकेशन दिखाया होगा, कितना पेशेंस दिखाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, जिसका रिजल्ट आप सामने से देख रहे हैं। तो ओवरऑल बच्चों बात इतनी है कि मेहनत आप ही नहीं करते हैं, मेहनत इस लाइफ में सर हर एक पर्सन करता है, बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए मेहनत करने का। सर वेस्टेज ऑफ एफर्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमेशा अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो उसमें वेस्टेज ऑफ एफर्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही मिलते हैं। अगर, क्योंकि सर ये भी मैटर करता है, हम मेहनत कितना भी कर लें लेकिन एक राइट डायरेक्शन में और सही टाइम पर अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट अच्छे नहीं भी आते हैं। ऐसा भी देखने को बहुत बार मिलता है।
तो बेस्ट विशेज हैं बच्चों आप सबके लिए। और ठीक है सर, इस कम्युनिकेशन को, इस चर्चा को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।